नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अभी जो आप देख रहे हैं वो धागे की एक खाली फैक्ट्री है जो इस वक्त बंद है। नोटबंदी के फैसले के बाद एक शब्द बार बार इस्तेमाल में आया है, इम्प्लीमेंटेशन। इसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छा नहीं हुआ। वित्त मंत्री ने कहा कि इससे अच्छा तो हो ही नहीं सकता था। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर हम तैयारी न करने का आरोप लगता है, ये वो लगा रहे हैं जिन्हें तैयारी करने का मौका नहीं मिला अपने माल को शिफ्ट करने का। तो इस तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन इंप्लीमेंटेशन के बाद एक और शब्द है इंपैक्ट। असर क्या हो रहा है इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर। 50 दिन के बाद क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन इन 50 दिनों के दौरान हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा है ये हम देखने के लिए गाजियाबाद की इस एक फैक्ट्री में आए हैं जो नोटबंदी के बाद से बंद पड़ी हुई है। ये ऑटोमेटिक मशीन का कारखाना है एक तरह से। 15-16 लोग यहाँ पर काम करते हैं और ये मशीन ने काम करना एक तरह से बंद कर दिया है। लेकिन कई सेक्टर से आप अखबारों में पढ़िए तो कई सेक्टर से आपको ये जानने को मौका मिलेगा, खबरें आएंगी कि कभी धागा बनाने में, कभी पावर लूम वालों के यहाँ, तो कभी अन्य चीजों के यहां फैक्ट्रियां बंद पड़ रही हैं, मजदूरों को काम नहीं मिल रहा। तो इंप्लीमेंटेशन से आगे चलकर हम इंपैक्ट की बात करते हैं। देखिए, नौकरी जाने की अब बात होने लगी है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने लिखा है कि 4 लाख तक कई सेक्टरों में नौकरियां जा सकती हैं। फिर किसी ने कहा कि नहीं, नौकरियां नहीं जाएंगी। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि पिछले कई महीनों में अखबारों में इस तरह की खबरें छप रही हैं कि नौकरियां सृजित नहीं हो रही हैं, नौकरियां कम हो रही हैं, बढ़ नहीं, वो पहले से ही कम हो रही हैं। तो कम होने का मतलब ये है कि नए लोगों को मौका नहीं मिलता है और जो लोग उसमें काम कर रहे होते हैं वो बाहर जा रहे हैं। तो इस नोटबंदी का इंपैक्ट क्या हुआ ये आपको सोचना पड़ेगा। तो टोटल जीडीपी पर क्या असर पड़ेगा, लेकिन पहले आपको हम बताते हैं कि नोटबंदी से पहले जीडीपी को लेकर किस तरह के आशावाद को व्यक्त किया जा रहा था। 5 अक्टूबर को ये गूगल से मिला है, इंडिया इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो है आईएमएफ, वो एक तरह से ऐलान करता है कि भारत में 2016-17 में जीडीपी की दर 7.6 से लेकर 8% तक रहेगी और ये चीन से ज्यादा 6.6। उसी तरह से फिट्ज एक FITCH एक रेटिंग एजेंसी है जिसका अनुमान है कि 2016-17 में जीडीपी की दर हिंदुस्तान की 7.5 से लेकर 7.77% तक रहेगी। अब अरविंद पनगड़िया साहब हैं, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, वो उनका 15 जून की एक अखबार में बयान छपा है कि बहुत अच्छा मानसून होने वाला है और हो रहा है, इसकी वजह से हम जीडीपी 8% तक छू सकते हैं। और वित्त मंत्री जेटली साहब का भी जून के महीने में बयान है कि कई कारणों से, जिनमें एक मानसून भी है। सोचिए, जब मानसून आया था तो कितना लोग खुश थे कि जीडीपी काफी बढ़ने वाली है, तो 7.6% वो बताते हैं। अब क्या है, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राज्यसभा में कहा कि 2% जीडीपी कम हो जाएगी। 2% मतलब जो अनुमान लगाया जा रहा है 7.6 से में से अगर आप 2% घटा दें तो हिंदुस्तान की जीडीपी हो जाती है 5.6%। ठीक। और एम्बिट कैपिटल एक रिसर्च ग्रुप है, इसने सबसे पहले भविष्यवाणी की थी कि 2016-17 की जो जीडीपी है उसकी एक तिमाही की जीडीपी 3.5 रह जाएगी और 2018 में जो जीडीपी है वो 5.8% रह जाएगी। जबकि इसी ने ये भविष्यवाणी की थी कि 7.3% जीडीपी रहनी चाहिए। तो इतनी जीडीपी में गिरावट है। गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि 2016-17 में जो जीडीपी की पहली भविष्यवाणी उसने 7.6% की थी, अब वो 6.8% ही रहेगी। CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का अनुमान है, इसने खर्चा लगाया है कि जैसे आप लाइन में लगे हैं तो आपको मजदूरी नहीं मिली तो वो कितना लागत हुआ, कितना नुकसान हुआ, बैंक को कितना सारा अधिक कर्मचारी लगाने पड़े, उन कर्मचारियों की मेहनत का सब टोटल कॉस्ट किया है, नोटों की छपाई। तो उन्होंने बताया कि इन 50 दिनों के दौरान, और उन्होंने साफ कहा कि बहुत ही कंजर्वेटिव एस्टिमेट है, मतलब बहुत हाथ बांध के जो उन्होंने मोटा मोटी अनुमान लगाया है कम करके, तो 1,28,000 करोड़ की लागत आती है ये नोटबंदी के कारण 500 और 1000 रुपए बदलने की। ये उनका कहना है CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के चीफ का। तो ये एक तरह से ये असर पड़ रहा है। गांव में एक असर पड़ रहा है। हम सौरभ शुक्ला की एक रिपोर्ट का यहां पर जिक्र करना चाहते हैं। वो गए थे ग्रेटर नोएडा। अब ग्रेटर नोएडा में क्या हो रहा है कि एक चेन समझिए, आपके घर कोई दूध लेकर आता है, आप उसे चेक से पैसा दे रहे हैं, जरा चेक कीजिएगा,
और दूधिया जो पैसा लेकर जा रहा है, जो दूध वाला, वो किसी बिजनेसमैन से दूध लेकर आता है। वो बिजनेसमैन गांव वालों से दूध खरीदता है। तो क्या किसी के पास इतने चेकबुक हैं कि रोज जाके वो 500,000 लोगों के बीच में चेक बांट सकता है? तो सौरभ शुक्ला जब ग्रेटर नोएडा में गए, और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि हमारी ये प्यारी भैंसें जो हैं, जिनका कोई कसूर नहीं था, अब इनको चारा और खली होता है, मतलब और थोड़ा विटामिन जैसा उनको पौष्टिक आहार है, जिससे दूध देने की क्षमता बढ़ जाती है। तो वो आमतौर पर आम दिनों में 12 किलो दूध दे रही थी, लेकिन अब वो 8 किलो दूध दे रही हैं। तो यानी कि भैंसों की जीडीपी, हालांकि किसी अर्थशास्त्री ने नहीं जोड़ा है, लेकिन मुझे लगता है कि सौरभ अगर अर्थशास्त्री होते तो जरूर उन्हें नोबेल प्राइज का मिनिमम कोई छोटा रूप मिलता, लघु रूप, कि भैंसों की जीडीपी में कमी आ गई है। वो 12 किलो से घटकर 8 लीटर ही दूध दे रही हैं। तो कहीं किलो भी चलता है, कहीं लीटर भी चलता है। सौरभ को एक किसान मिले हैं, गजब सिंह ने बोला है कि उन्होंने 2 भैंसें बेच दी 1.5 लाख रुपए में। अब वो पैसा जमा करने नहीं जा रहे हैं, डर के मारे कि क्या होगा, कि हो सकता है, उन्हें डर है कि इनकम टैक्स पूछ दे। तो कई लोग डरते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स की जो शब्दावली है उससे घबराहट होती है, जवाब देने में घबराहट होती है। और जिसे उन्होंने बेचा है उसने कोई रसीद तो दी नहीं है। तो बहुत जरूरी है कि जो पशु मेले लगते हैं हमारे मुल्क में, वहां भी डेबिट कार्ड से स्वाइप वाला मशीन हो। 2 लोग जो भैंस बेचें तो दोनों एक दूसरे के कार्ड में स्वाइप कर दें, तो सारा कुछ कैशलेस हो जाएगा। तो हम अब इस फैक्ट्री के जरिए बात करेंगे कि किसी फैक्ट्री पे इस फैसले का क्या असर पड़ा है। तो अरुण शर्मा जी हमारे साथ हैं। अरुण शर्मा जी, आपके एसोसिएशन का क्या नाम है? मैं अरुण शर्मा, गाजियाबाद इंडस्ट्रीज फेडरेशन का अच्छा, प्रेसिडेंट हूं, पूरे डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद का। आप लोग भी तो बहुत लोग राजनीतिक लोग होते हैं, तो वो भी हैं आप जी? ये हमारा गैर राजनीतिक संगठन है, हम लोग किसी दल से नहीं जुड़े हुए। अरुण जी, मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, चलते भी रहिए, लाइए अब मैं पकड़ लेता हूँ कि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं। देखिए, हम पत्रकारों की एक सीमा भी है कि हम आर्थिक गतिविधियों को कम समझते हैं, इसलिए मेरा मानना है कि बहुत खराब रिपोर्टिंग हुई है इस दौरान, पर फिर भी ये मेरा अपना मानना है। पर मैं ये जानना चाहता हूं कि 8 नवंबर के बाद पहले इस फैक्ट्री में क्या माहौल था और अब क्या माहौल है? माहौल का मतलब आर्थिक गतिविधियों। 8 नवंबर से पहले हम अपने प्लांट की दोनों शिफ्ट चला रहे थे। यहाँ पे 2 शिफ्ट, मतलब कितने बजे से कितने बजे तक? सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक, रात को 9 बजे से सुबह 6 बजे तक। अच्छा, 2 शिफ्ट, दोनों शिफ्ट चला रहे थे। 2 शिफ्ट में क्यों चला रहे थे? क्या बहुत डिमांड थी? जी, हमारा ये सिंथेटिक यार्न का जो आइटम है, इसका स्ट्रेचिंग और भी अनेकों प्रोडक्ट्स में ये यूज होता है, तो हमारे पास डिमांड बहुत ज्यादा थी। 8 तारीख के बाद हम लोग लगभग 12-13 तारीख तक उसको कंटिन्यू चलाते रहे कि शायद कुछ बाजार की मनोदशा क्लियर होगी कि क्या होगा, कैसे होगा। 5 दिन तक, 5 दिन तक उसी 2 शिफ्ट में, उसी दोनों शिफ्टों में। ठीक है। 13 तारीख के बाद हमने इसको सिंगल शिफ्ट किया। जब हमारे जितने भी डीलर्स हैं उन लोगों ने जब अपनी डिमांड देनी बंद कर दी, तो हम इसको दिन की शिफ्ट में ले आए। पर अरुण जी, क्या इतनी तेजी से डिमांड बनता है और कम हो जाता है? जो हमारे आगे बायर्स थे उनके अभी माल बिकना बंद हुआ। जाओ, वो जो बायर्स हैं वो किस जगह के हैं? मैक्सिमम तो यूपी में है, और यूपी से अलग भी राजस्थान, हरियाणा के भी कुछ बायर्स थे। ठीक है। तो वो लोग भयभीत थे कि पता नहीं बाजार का क्या सीन बनेगा, तो उन लोगों ने हमारे ऑर्डर सब रोक दिए। अच्छा। हमको भी ये भय आया कि अगर हम बहुत ज्यादा स्टॉक कर लेंगे, कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, फिक्स खर्चे हैं हमारे भी, फिर हमने कुछ दिन लेबर को बैठा के 5-6 दिन उनको सैलरी वगैरह कि भाई आप बैठिए 5-6 दिन। लेकिन अब जब 12 दिन बाद भी एक अनिश्चितता का माहौल है, बाजार में कैश नहीं है, कोई भी हमारा माल खरीदने के लिए तैयार नहीं है, तो हमने फिलहाल इसको 10 बजे से 8 बजे से और 2 बजे तक चला रहे हैं, 5 से 6 घंटे के। बस उसका बंद कर देते 2 बजे बंद कर देते हैं। जैसे अब 2 बजे के बाद हम आए तो यहाँ पर कोई मशीन नहीं, कोई काम नहीं हो रहा है सर, और हम लोग भी अपने घर चले जाते हैं कि जैसा होगा। अच्छा, कई बार हम लोग समझते हैं कि आपने कहा कि आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैं, कई बार हम समझते हैं कि ठीक है, अभी मांग नहीं है, अभी आपकी फैक्ट्री बंद है, तो एक तरह से लॉस हो रहा है, पर आप बर्बाद नहीं हो रहे हैं एक तरह से। जब 2-3 महीने बाद अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी तो फिर से आपकी गाड़ी चल निकलेगी। तो इस दौरान का जो नुकसान है, क्या हम जानना चाहते हैं वो किस तरह का नुकसान है? क्या खाता बही में नुकसान होता है, या सचमुच आपको वो चुभता है एक तरह से, आपको बर्बाद भी कर सकता है? कि सर हमारे खर्चे फिक्स हैं, बिजली का बिल जो फिक्स चार्जेस हैं वो देना ही है। कुछ स्टाफ ऐसा है जो पुराना स्टाफ है उसको नहीं हटा सकते हैं, उनको फिलहाल घर पे बैठा दिया गया है, 2 बजे वो लोग चले जाते हैं। जो हमारे फिक्स खर्चे हैं ऑफिस के, इलेक्ट्रिसिटी के, मेंटेनेंस, वो तो हमारा फिक्स है सर, वो देना ही है। ये नुकसान पूरा नहीं हो पाएगा। ये नुकसान पूरा नहीं हो पाएगा, मतलब अगर कभी ठीक भी हो जाए 3 महीने के बाद, तो 3 महीने का जो नुकसान हुआ होगा,
किसी को भी, तो एक अंदाजा बता सकते हैं कि आपके इस स्तर के इंडस्ट्री के लोगों को कितना नुकसान हुआ होगा? गाजियाबाद जिले का मैं चूंकि प्रेसिडेंट हूँ, इसलिए हाँ। मेरी अक्सर अन्य क्षेत्रों में भी बात हो रही है। हाँ। गाजियाबाद को लगभग इन 15 दिनों में 700 करोड़ रुपए का नुकसान एमएसएमई इंडस्ट्री को हुआ है। 700 करोड़ रुपए का, जिनके ऑर्डर्स कैंसिल हो गए। कहीं वो कागजी नुकसान तो नहीं है? नो जैसे सर। शेयर बाजार में नो, जैसे नो, नो, 3 लाख करोड़ है तो आज एक सर, 1 लाख। बैंक की लोगों के पास सीसी लिमिट्स हैं, बैंक चार्जेस, बिजली के चार्जेस, वो स्टाफ सब का देना है। खर्चा। जैसे कि 10 तारीख को सैलरी बांटनी थी, लोगों के पास पैसे नहीं थे, हाँ। बैंकों से पैसे नहीं निकले, तो तमाम हमारा ऐसा स्टाफ है जो कि हमसे कैश में ही पेमेंट लेता है। गरीब मजदूर तबका है जिसको कैश ही चाहिए होता है। हम लोगों ने उनके लिए भी जो पैसे कुछ अपने पास थे, कुछ अपना अरेंज करके डीलर से सैलरी बांट पाए इस महीना। बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा। अब अगला महीना दे पाएंगे? अगले महीना तो सर प्रोडक्शन ही नहीं है, तो बहुत ज्यादा हमारा फैक्ट्री ओनर का ही ये नुकसान हो रहा है जो कि पूरा नहीं हो पाएगा सर। आप ये जैसे एक अंदाजा लें कि अगर 60-70 हजार रुपये बिजली का खर्चा है सर वो आपको देना है, जी जी है ना? देना, लेकिन फिक्स अगर चार्जेस है सर। प्लांट अगर बंद है तब भी वो बिजली का उतना ही बिल हाँ आता सर, है? फिक्स चार्जेस है, वो तो हर महीने के बिल में लग के आता है। प्लांट चले या ना चले? या ना चले, वो फिक्स। अच्छा, ये मुझे नहीं मालूम था कि मैं ये सोच रहा था कि प्लांट बंद हो गया तो आपका मीटर डाउन फिक्स हो। चार्जेस है सर। और हमारा तो सर स्मॉल स्केल है, जो हाँ। बड़ी इंडस्ट्री है उनके यहाँ तो 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख सबके बिल अलग फिक्स आते हैं। वो सबको अपने पास से ही पे करना तय है, चाहे आप सर। बंद हाँ, कर यूज दें। करें या ना करें सर, वो फिक्स अच्छा, है। तो ये एक नुकसान है। तो आप कह रहे हैं कि बिजनेस बुक में भी परमानेंट नुकसान नुकसान है। है सर। अगर आप कमाएंगे आगे जाकर 4 महीने 5 महीने के बाद तो भी इस नुकसान की उसमें से जी, जी, भरपाई अगले करते हैं। 5 महीने बाद तो सर यही 5 महीने का नुकसान पूरा करने में 5 महीना और लगेगा। 5 महीना लग जाएगा। जो तो हमें- कमाएंगे वो लॉस पूरा तो होगा। ये अगर अगले 5 महीने में कुछ अच्छा होता है 5 महीने के सर, बाद, तो भी मान लिया जाए कि ये 1 साल का आपका। हम लोग जो इन 15 दिनों में ही 1 साल पीछे हो गई सर। ठीक है। ये मतलब एक धागा का आपने जी, बताया है जी, कि जी, जी, जिसमें कि ये पूरी फैक्ट्री बंद हो गई है, जी, बंद हो गई। जिसकी वजह से। जी, और यहाँ पे गाजियाबाद में कितना, आपने कहा कि 700 करोड़ का इंडस्ट्री है यहाँ पे, ठीक है? और 700 करोड़ की इंडस्ट्री है तो कितनी इंडस्ट्री यहाँ पर होंगी? गाजियाबाद में सर 8000 इंडस्ट्री है। 8000 जिला उद्योग केंद्र के आंकड़ों के अनुसार। अच्छा। उससे 100, 200, 500 इंडस्ट्री लगी है, लेकिन हाँ। 8000 इंडस्ट्री जिला उद्योग केंद्र में रजिस्टर्ड है। 8000 मतलब इसी तरह की? नो सर, अलग अलग इंडस्ट्री, अलग 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 अलग। गुड्स की। कुछ इस तरह इससे की बड़ी भी हो हाँ, सकती बड़ी हैं, है, छोटी सर, भी हो बड़ी सकती हैं। बड़ी बहुत है, बड़ी भी है। मेरे साथ श्री सुनील कालरा साहब अच्छा। हैं, स्टॉट्स के। ठीक। आप तो आप क्या BHEL के- बनाते हैं सर इसमें? मेरा इंजीनियरिंग गुड्स बनता है। इंजीनियरिंग गुड्स बनता हैवी है। इंजीनियरिंग गुड्स। मैं अब आपको एग्जांपल बताता हूँ कि 4 दिन पहले कुछ मटेरियल डिस्पैच करना था। हाँ। गाड़ी नहीं मिल रही है कि ड्राइवर को पूरा पैसा कैश चाहिए, वो भी नई करेंसी चाहिए तब वो जाएगा। हाँ। मटेरियल जाना था मेरा BHEL, आइए। बड़ा क्रिटिकल मटेरियल था। हाँ। अब जो भी बैंक से हमारे को मिला, जो भी धक्के धुक्के खा के हाँ। वो दिया, हाँ। प्लस ट्रांसपोर्टर को RTGS कराई, हाँ। तब जाके वो गाड़ी गई। ये तो एक वो मोमेंट्री लॉसेज है ही है हम्म। कि जो 4 दिन उसमें मटेरियल में मेरे लग गए। मुझे ऐसा लगता है इंडस्ट्री वाला एक उम्मीद कर रहा है कि शायद एक नई रोशनी आएगी, ये कस्टम चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। तो ये काले धन के अगेंस्ट में ये सब शुरू हुआ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म। हमने तो जब से आंखें खोली और जब से व्यापार में आए, हम यही सब देखते चले आए कि आज तो आपने RTGS से वो करना शुरू कर ट्रांसपोर्ट दिया? को पेमेंट करिए। पहले वही ट्रांसपोर्ट नहीं लेता, ट्रांसपोर्टर वहाँ से नहीं नहीं लेता? लेता था ना, वो तो क्योंकि बिल्ड की LR बनती थी कि मटेरियल पहुंचाएगा, मेरे पास पहुंच ले आएगा। RTGS का वो एक्सेप्ट ही नहीं करता था, कैश में ले लेता था। कैश में ले लेता, लेकिन अब वो RTGS लिया, क्योंकि और कोई तो सोर्स ही नहीं तो है फिर ना। आपकी फैक्ट्री बंद नहीं हुई होगी जब चल रही है तो? फैक्ट्री चल रही है, लेकिन ये वाली प्रॉब्लम्स रोज हाँ। आ रही है। वर्कर जैसे आज एडवांस मांगते हैं, हाँ। पुराना वाला नोट नहीं चलना, मैं नया वाला कहाँ से लेकर आऊंगा, तो ये प्रॉब्लम तो रोज चल तो रही है। इसमें कितने वर्कर होंगे आपके यहाँ? हमारे पास वो 150 के आसपास है। 150 वर्कर हैं। अच्छा। और वो सब अभी काम कर रहे हैं आपकी फैक्ट्री में? लगभग काम कर रहे हैं, लेकिन वही शिफ्ट बेसिस है, हमने कम कर दिया। जैसे 12 घंटे मिनिमम में काम करवाता था, उसको 7-8 घंटे कर दिया। 7 घंटे। लेकिन पैसा आप पूरा दे रहे होंगे या पैसा भी कम पैसा दे रहे हैं? पूरा दे रहा हूँ। और हाँ। आजकल जो अटेंडेंस है दैट इज 50%। वो कोई बोलता है मैं बैंक की लाइन में एक्सचेंज करने के लिए लगा हुआ हूँ, कोई बोलता है कि मैं जमा कराने के लिए लगा हूँ, कोई निकालने के लिए लगा हूँ। उस वजह से मतलब वो यहाँ जो नहीं आ रहा तो उसकी भी तो कमाई जा रही है ना, जो यहाँ नहीं आ रहा है। काम का नुकसान हो रहा है। अल्टीमेटली एक रनिंग यूनिट में प्रोडक्शन जो लॉस है, उसकी पूर्ति आप दोबारा नहीं कर सकते। दोबारा नहीं कर सकते। मतलब कई बार हम लोग समझते हैं कि वो दोबारा हो जाती है उसकी। नहीं, सब लोगों ने ब्याज पे पैसा ले रखा है, इंटरेस्ट पड़ता है, वो तो बंद नहीं होगा। आपकी केमिकल इंडस्ट्री है? हमारा केमिकल का काम है। अच्छा, तो क्या बनाते हैं आप सर? आपका नाम? मेरा नाम कैलाश अरोड़ा। कैलाश। अच्छा, क्या बनाते हैं? फिनोलिक रेजन बनाते हैं हम लोग। फिनोलिक रेजन। अच्छा, ये क्या होता है? ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। ये जैसे रबर रोल्स बनते हैं, ब्रेक लाइनिंग्स बनती हैं। हाँ, उसके लिए इंडस्ट्री उसके लिए।
बाकी नोटबंदी हुई है, बहुत बढ़िया है। नहीं, उसमें हम नहीं पूछ रहे, हम ये आपके क्या असर पड़ रहा है, इतना घबराइए नहीं कि बढ़िया है कि नहीं है, क्योंकि हम में आप में से कोई अर्थशास्त्री नहीं है ना, बढ़िया ही है सब चीज। तो बहुत है इसका, मैं इम्पैक्ट की बात कर रहा हूँ। हाँ, इम्पैक्ट क्या होता है इसकी भरपाई हाँ? इसकी मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो योगदान दे रहे हैं वो भी दर्ज हो कि आप लोग ने लाखों रुपए का घाटा खा के योगदान दे रहे हैं। आमतौर पे लोग ये सोच रहे हैं कि सारे बिजनेसमैन चोर हैं, इन्हीं के यहाँ काला धन है। तो हम आपको मौका दे रहे हैं कि आप भी बताएं कि आप भी देश के लिए योगदान कर रहे हैं लाखों रुपए के नुकसान के माध्यम से ये जरूर हम कहना चाह रहे हैं जी, ये जो विड्रॉल की एक लिमिट 50,000 रुपए की रखी हुई है, इसे वीकली कम से कम लाख 1.5 लाख रुपए वो तो सरकार रोज बदल रही है अपने फैसले, क्या पता नहीं बदला है, क्या पता। रवि जैन रवि जैन, हम लोग सैनिटरी फिटिंग बनाते हैं। आपके यहाँ डेली का है क्या काम? हाँ, डेली का काम है, बट इस समय डिमांड पीछे से कम होने की वजह से लेबर खाली बैठने की कगार पे है और ओवर टाइम नहीं लग रहा। जो ओवर टाइम लगता था तो लेबर का उससे सब्जी वगैरह का खर्चा चलता था। अब लेबर का कोई ओवर टाइम नहीं लग रहा, लेबर काफी कम हो गई है, गाँव जानी शुरू हो गई है ड्यू टू डर के मारे कि अब हमें काम नहीं कर पाएंगे यहाँ पे आगे। लेबर कम होती जा रही है, डिमांड कम होती जा रही है, जिसके कारण से लेबर यहाँ से जानी शुरू हो गई। और आने वाले समय में वही लेबर दोबारा से जुटानी हम लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या होगी। ये क्यों समस्या है? आपके यहाँ तो कोई मतलब क्या वो ट्रेंड लेबर है आपका कि अगर वो नहीं आया तो आपको लॉस हो जाएगा? लॉसेस हो जाएगा। स्किल में नए लेबर को हम लाएंगे, उसको सिखाना या उसको उस तरीके से ट्रेंड करना, वो हमारे लिए एक बहुत चुनौतीपूर्ण काम होगा। अच्छा, तो ये जो लेबर हैं जो अभी जो जा रहे हैं, ये कितने पुराने होंगे आमतौर पर? हमारे यहाँ तो 10-10, 12-12 साल पुरानी लेबर है। अच्छा। जो अपने अपने कामों में सब सक्षम है करने में, किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर नया आदमी लाएंगे तो वो एक और कॉस्ट जुड़ जाएगा, दोबारा से सिखाना पड़ेगा, वो नुकसान भी करेगा, उसको भी नुकसान होगा, हम लोगों के लिए काफी बड़ा नुकसान है। ये एक चिंता है कि भाई जो लेबर जा रही है वो लौट के आ जाए तो फिर ठीक है कम से कम। अगर काफी जगह ऐसे भी है जहाँ पूरा बाइंड अप हो गया है, पूरी की पूरी लेबर को 15 दिन का सैलरी दिया कि आप लोग गाँव जाइए। ऐसे बहुत जगह, ऐसे बहुत गारमेंट्स मार्केट में पूरा इसी तरीके से पूरा बाइंड अप हो चुका है। मेरे बहनों ही हैं, उनकी गारमेंट्स फैक्ट्री है, उनके यहाँ 300 लेबर है, उन्होंने सिर्फ 18 आदमी रोके हैं, बाकी 272 आदमी उन्होंने गांव भेज दिए 15 दिन की सैलरी देके। 15 दिन की सैलरी देके कि जब लेकिन अगर ये थोड़ा 50 दिन का मामला है, हाँ अगर 50 दिन के लिए आप जो कह रहे हैं कि आपके लिए लेबर का स्किल भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो वापस आए, हाँ जी, तो अगर आपको रोकना है तो आपको फिर वही सैलरी देनी पड़ेगी। तो वो क्या आप उतना बिना कमाए दे सकते हैं? आप उसको नहीं दे सकते, नहीं, वो पॉसिबल नहीं हम लोगों के लिए। सर, इंडस्ट्री ऑलरेडी 2-3 साल से रिसेशन में ही थी, 2-3 साल से रिसेशन में थी, मार्केट की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। इंडस्ट्रीज या आपकी इंडस्ट्री? सर, इंडस्ट्रीज पूरे डिस्ट्रिक्ट पूरे की, इंडस्ट्री अलग अलग नेचर ऑफ जॉब के लोग खड़े हैं आपके साथ। हाँ। सभी लोग स्ट्रगल कर रहे थे, किसी तरह चला रहे थे अपने कामों को। 5 से 4% मार्जिन आजकल मैक्सिमम इंडस्ट्रीज में रह गया है। हाँ। एमएसएमई की सर स्थिति बहुत खराब है, ऑर्डर नहीं थे, और ये जो नोटबंदी आई है इसने तो इंडस्ट्री की कमर तोड़ दी है। लोगों को ये नहीं पता 50 दिन बाद भी क्या होगा, कौन सा ऐसा नया नियम आएगा, क्या होगा, वो तो हम लोगों को भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता। हम अच्छा भी सोच सकते हैं, बुरा भी सोच सकते हैं, है ना? हम लोग अनिश्चितता के माहौल में हैं, भयभीत हैं कि फ्यूचर हमारा क्या है, हम लोग नहीं। 2-3 साल से आप लोग वैसे ही स्ट्रगल कर रहे हैं। जब से ये WTO हुआ है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, मेरा कंपटीशन इनके साथ। तो WTO तो बहुत दिनों से है सर। नहीं, उसी तब से प्रॉब्लम आ रही है ना। मेरा कंपटीशन ये लोकल लोगों से नहीं है, मेरा वो चाइनीज के साथ में है, और उसका इंटरेस्ट रेट, मेरा इंटरेस्ट रेट जमीन आसमान का फर्क है, उस तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। तो मान लीजिए अब इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम हो जाए, हो जाएगा सर। अभी तो हम लोगों को यही नहीं पता कि हम लोगों को काम करने का सिनेरियो क्या रहेगा। लॉसेस पूरे करने में इतना समय लग जाएगा, काफी मुश्किल है। मैं सही बताता हूं, जब हम लोग अखबार में पढ़ते हैं, आप लोगों से सुनते हैं कि जैसे आपने कहा कि गाजियाबाद के जो 8000 उद्योग हैं उनको कुल 700 करोड़ का नुकसान हुआ। सचमुच हमें नहीं फील होता है, सही बताते हैं। दो तरह से, एक भावनात्मक रूप से भी नहीं फील होता है, वो तो मैं समझ सकता हूं कि मैं आपको नहीं जानता हूं, लेकिन जानकारी के स्तर पे भी नहीं फील होता है कि ये कितना बड़ा नुकसान है। इसके पीछे 700 करोड़ के पीछे हो सकता है आप बर्बाद हो जाएं, उससे हम खुश तो नहीं होंगे, या आपके पीछे आपका मजदूर बर्बाद हो जाए, जो आप बता रहे हैं। ये मैं बता रहा हूं कि अपनी बात बता रहा हूं कि ये हम नहीं समझ पाते, इसलिए मैं आप लोगों के पास आया कि इसको कैसे जाना जा सकता है, कैसे समझा जा सकता है। पर एक मजदूर की बात हुई, लेकिन एक ये भी होता है कि मजदूरों का जो सब जमा होता है, ESI वगैरह, PF वगैरह, तो वो सब का क्या हाल है? वो तो सर अभी जो सैलरी जो मंथली कटते हैं और ड्यूज काट रहे हैं, उनका जो जमा है उनको मिलेगा। अगर मान लीजिए कि अगले महीने दिसंबर जब शुरू होता है और आपकी फैक्ट्री नहीं चल पाती है, और वो सब आपकी किताब में वो सब परमानेंट जैसे हैं, और जिनका ESI वगैरह देते हैं,
तो आप सैलरी भी नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या आप ESI वगैरह देंगे या वो नहीं देंगे? नहीं सर, देंगे। जो लेबर लॉ है उसको फॉलो करना अच्छा, ही है। उसमें छूट नहीं मिलेगी? उसमें कोई छूट नहीं, उसमें छूट नहीं। कायदे से सरकार को उसमें छूट देनी चाहिए। उसमें कम से कम महीना 2 महीने के लिए बीच में समय देना चाहिए जी, लेकिन नहीं दे, अभी तक कोई ऐसा वो नहीं, सर्कुलर नहीं मिला, सर्कुलर नहीं है। एक्साइज हमको हमें भी नहीं पता है कि आपको ये समस्या है कि हमको पूरी समस्या आपने अभी जैसे आपने बताया कि चले ना चले बिजली का किराया देना है, क्योंकि वो फिक्स होता है ना। इंडस्ट्री वालों के लिए मुझे लगता है कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। जो डिबेट होती है वो पॉलिटिकल डिबेट चल रही है। मैंने सारे इंडस्ट्री वाले पॉलिटिकल पार्टी को चलाते हैं, आप कह रहे हैं आपके लिए प्लेटफॉर्म नहीं वो जो है। चलाते हैं वो मध्यम वर्गीय है। हम लोग गैर राजनीतिक लोग हैं सर, हमारा कोई दल नहीं है। हम तो एक आम आदमी है, आम आदमी की तरह हम लोग काम कर रहे हैं। 12 करोड़ की टर्नओवर क्या इंडस्ट्री वालों को अपने लेवल पे ही सुलझानी पड़ेगी। सारी सरकार की तरफ से कोई एड उसके लिए नहीं। ये तो एक जो काम होगा, इसके अच्छे बुरे रिजल्ट जो आएंगे वो तो आगे आएंगे, लेकिन इसका नफा नुकसान हमें झेलना पड़ेगा। उसके लिए सरकार की तरफ से ना कोई एड आएगी ना कुछ देता हूँ, जैसे कोई सुनने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश में हम खड़े हैं, अगर आप लिस्ट देखें, नेट पर चेक करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चीनी मिले हैं पूरे देश में से। ठीक है, 300 को चीनी मिले हैं। ठीक है, हाँ। उन चीनी मिलों को चलाने के लिए पुर्जे बनाने वाले सबसे ज्यादा कारखाने गाजियाबाद में हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश में। अच्छा, जो मिलों के जो पुर्जे बनते हैं, वो हमारे कारखाने हैं। फिर भी हम उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों को मटेरियल नहीं दे पा रहे हैं अपने ही राज्य में। अपने राज्य में उसका एक रीजन है कि 14.5% वैट है। वो तो पुराना मामला होगा आपका, उसका इससे तो संबंध नहीं है ना। इससे नहीं है, मैं अदरवाइज इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ। अब वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चीनी मिले, पुर्जे हम सबसे ज्यादा बनाने वाले लोग, और हम उनको कैटर नहीं कर पा रहे हैं। मैं प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ, कोई सुनने वाला नहीं है। मझोले किस्म के उद्योग धंधों से जुड़े लोगों से बातचीत हमारी चल रही है। ये बात भी सामने आ रही है कि आर्थिक तंगी के कारण सबने अपने अपने खर्चे समेटे हैं। ऑफिस का खर्चा से लेकर शहर में लगने वाले होर्डिंग के खर्चे को भी एक तरह से सीमित किया गया है। आगे भी हम बातचीत करेंगे दूसरे सेगमेंट में कि और इन उद्योगों को नोटबंदी के कारण किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ब्रेक के बाद। ये एक छवि है कि उद्योग जगत के लोगों का राजनीति में बहुत पैठ है। आप कह रहे हैं कि मामूली बातें भी आपकी नहीं सुनी जाती। जो सर हमारी बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं। अभी पीछे सेक्रेटरी आए थे MSME गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ये सब हमने रखा था, साल भर पहले की बात है, कोई नहीं सुनता सर। इवन सर MSME मिनिस्टर आए थे श्री कालराज मिश्रा साहब, बजट बनने से पहले हिंदी भवन में हम लोगों से बजट से रिलेटेड जो सुझाव मांगे गए, गाजियाबाद इंडस्ट्रीज फेडरेशन के सभी प्रतिनिधियों ने अपने सुझाव दिए, लेकिन एक पे भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। सुझाव में जो मांग लिए जाते हैं उसका कोई पालन क्रियान्वयन नहीं होता है। कौन से इंडस्ट्री के साथ बैठ रही है भारत सरकार, कौन से बड़े हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले। हमारी तो कोई सुनने वाला है। तो वो सब जो लोन वगैरह जो आया है, एक जो नया लोन आया है मुद्रा लोन, तो उससे आपको फायदा नहीं हो रहा है? वो तो छोटा, बहुत छोटी मुद्रा लोन तो सर लोन बहुत 10 लाख रुपए तक का लोन एक बहुत छोटे काश्तकारों के लिए था। हम MSME वालों से उसका आपका नहीं था, लेकिन वो एक अच्छा सुझाव है, हम उसका स्वागत करते हैं। ठीक है, अब मैं जानना चाहता हूँ कि थोड़ा आप लोग मजदूरों के जो टच में होंगे ही, है ना, मैं जानना चाहता हूं कि उन पे क्या बीत रही, क्योंकि यहाँ पे तो कोई है नहीं। अगर होते तो आपने कहा कि जो भी 15-20 लोग होते हैं यहाँ पे वो इस वक्त नहीं है, तो उनकी क्या हालत है? सर मजदूर बहुत भयभीत है, परेशान है। तो एक गरीब आदमी 8-10 घंटा काम करता है, तब उसको महीने में 2 बार सैलरी एडवांस और सैलरी मिलती है। हमने उन सभी को ये कहा हुआ है कि हम भाई आप लोगों के साथ हैं। अभी हम लोग भी 50 दिन वेट कर रहे हैं कि क्या आगे का सीन बनता है। हमने उन्हें पूरा आश्वासन दिया हुआ है, लेकिन आपस में जो हम उद्योगपति साथी बैठते हैं, मजदूर से ज्यादा हम लोग भयभीत हैं कि हमारा क्या होगा। हम तो अपने मजदूरों को नहीं निकालना चाह रहे हैं, लेकिन अगर हमारे ही पास ऑर्डर रिपीट नहीं होंगे तो हमारी मजबूरी हो जाएगी उनको फिर हटाना। हम 50 दिन 60 दिन ही वेट कर सकते हैं, अदरवाइज विदाउट ऑर्डर तो हमें हटाना ही। मान लीजिए कि धीरे धीरे अगर नगद की स्थिति ठीक होती है, तो आपको लगता है कि यहाँ पे तेजी से सुधार आएगा? मतलब अभी एक राय ये है कि जो नगद पैसे की कमी है वो काफी कमी है, तो वो 50 दिन में शायद उसकी भरपाई ना हो पाए, क्योंकि 20-22 दिन के बाद भी सरकार की जो पाबंदियां हैं उससे यही लग रहा है। तो अगर वो सब ठीक होने लगे तो आपको लगता है कि तेजी आ जाएगी? अगर सर 60 दिन में ये हो पाएगा तो अगले 4 महीने में इसका फर्क देखने को मिलेगा, क्योंकि 60 दिन बाद जो पैसा आना शुरू होगा उसको हम अगले 60 दिन रोटेशन में घुमा पाएंगे, माल जाएगा आएगा क्रेडिट। हाँ, तो लगभग 4 महीने बाद इन 20 दिनों में हम लोग 4 महीना पीछे तो अपने आप को महसूस कर ही रहे हैं।
एग्जैक्ट फिगर तो 60 दिन बाद ही होगी, फिलहाल हम लोग 4 महीना पीछे हो। व्यापार की तेजी और इसके बीच में कोई आई थिंक संबंध नहीं है, हम दोनों चीजों को कोई मिला रहे संबंध हैं। नहीं। नहीं, व्यापार तो पहले ही स्लो चल रहा था, इसके ऊपर ही और मार पड़ गई। अच्छा, हमें ये अंदाजा नहीं था, हमें लग रहा था कि जीडीपी काफी बढ़ रही है तो आप लोगों का व्यापार जीडीपी खाली हमारी वजह से नहीं बढ़ रही है, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट, ऐसे वाले बहुत सारे हैं। तो वो हमारे एमएसएमई को कोई भी सपोर्ट पिछले 5, 7, 10 साल में नहीं मिली। अब मैं एक चीज जानना चाहता हूं, हालांकि इसका इस मौजूदा समस्या से संबंध नहीं है कि कई बार लोगों को पढ़ते हैं, वो सोशल मीडिया में लिखते हैं तो एक बात तो लिखते हैं कि हाँ उद्योग को पूरा अग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए, आक्रामक रूप से। फिर वो कहते हैं कि आप लोग दुनिया से कम्पीट करने की स्थिति में नहीं है, लायक नहीं है। क्या ऐसा सही है? क्या बिल्कुल सही। हम लायक नहीं हैं, हम लायक बनना चाह रहे हैं। क्या हमारे को कोई इंसेंटिव मिलेगा? क्या बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई मेरे को बेनिफिट मिलेगा? क्या आज से 5, 7, 10 साल पहले एक प्रथा थी इन्वेस्टमेंट अलाउंस की, इन्वेस्टमेंट अलाउंस मिला करता था बैलेंस शीट में, जो भी आपका प्रॉफिट आया और जो आपने इन्वेस्टमेंट करी उसमें से 15% का रिबेट होता था, वो मिलेगा क्या? मैं बार बार वही बोल रहा हूँ कि हमको कंपटीशन करना पड़ रहा है बाहर के कंट्रीज से, मुझे वो चेन्नई वाले से नहीं करना। और क्या बाहर की कंट्री को सरकारें इस तरह का सपोर्ट देती हैं जो लायक बने? 5% सब जगह सपोर्ट मिलती है। 5% हर जगह सपोर्ट मिलती है। 5% बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इतना है, 12-13% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। जो बाहर से जो 5% है, चाइना में 5% है। 5%। इलेक्ट्रिसिटी मेरे यहाँ पर 9 रुपीज 50 पैसा यूनिट कॉस्ट कर रही है, चाइना में दैट इज 3 रुपीज 50 पैसा। कहाँ से कम्पीट करेंगे? नहीं कर पाए। जो यहाँ के भी बड़े बड़े उद्योग हैं, बाहर से फॉरेन फंडिंग होती है, वो 4-5% पे हो रही है, यहाँ पे 13% पे हो रही है। 8-9% का तो यही आपको 13% का ब्याज देना। 13% मान लीजिए कि ये 13% का ब्याज कहते हैं कि सरकार के पास बहुत पैसा आ जाए, उसमें 1% की कमी हो जाए तो आपको राहत मिले? क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1% से कोई फर्क नहीं। तो जब तक 8.5-9% पे नहीं जाएगा, 5% तो कहीं इंटरेस्ट कम नहीं होगा। 5% कम नहीं होगा। वो सरकार की मजबूरी है कि वो सोशल ऑब्लिगेशन बहुत सारे हैं, पेंशन वाले को भी देना है, पीएफ वाले को भी देना है। उम्मीद यही कर रहे हैं कि 8-9% हो तो ये इंडस्ट्री चलेगी। 4% होना चाहिए, लेकिन वो 1-2% से कोई बड़ा 1-2% नहीं। वो इसलिए पूछ रहे हैं कि हम लोग हेडलाइन तो बना देंगे कि 2% की कटौती हो गई, एमएसई में बड़ा जबरदस्त स्वागत, हमारे एकदम मंत्री का माला वाला पहना के एकदम जैसे मेक इन इंडिया का एक स्लोगन आया, प्राइम मिनिस्टर का विजन इज वेरी गुड, मोदी साहब का विजन बहुत अच्छा है, उसके लिए सपोर्ट कहाँ है? मुझे अपनी कन्वेंशन में जब सपोर्ट ही नहीं है तो फिर विजन को अच्छा क्यों बोल रहे हैं? नहीं, तो अच्छा ये है कि उनकी सोच नारा अच्छा खुल के कहिए। अब वो कन्वेंशनल मशीन्स मेरे पास हैं जो जिसके ऊपर मैं मटेरियल बनाता हूँ, वो अब मार्केट में नहीं बिकता। मुझे सीएनसी लगानी है, पैसे कहाँ से आएंगे? सपोर्ट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से चाहिए। आप सर, जब आपने कहा कि आप सिरेमिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, थोड़ा बताएंगे कि पीछे क्या हुआ, कहाँ से डिमांड कम हुआ है थोड़ा? और आप लोग भी तो एक समाज को देख रहे होंगे ना कि ये खरीदने वाला है मेरा, ये अब नहीं। हम लोग अलग अलग 5-6 स्टेट में काम करते हैं, जो हर जगह हमारा डीलर नेटवर्क है। हम डीलर को अपने मटेरियल देते हैं और आगे कस्टमर उसको पैसे देकर खरीद के लेके जाता है। जो एक एक्चुअल बायर है जिसको अपने घर में टैप्स लगानी है, कुछ भी लगाना है, अभी किसी के पास भी कैश ही नहीं है, तो वो वहां पे डीलर के पास जाके किस तरीके से उस टैप को खरीदेगा? तो इस वजह से पीछे से डिमांड ही खत्म हो गई है। तो डीलर के पास स्टॉक है सर पहले का जो भेजा हुआ है? डीलर के पास स्टॉक है, बट वो स्टॉक कम होगा तो वो आगे जब भी डिमांड करेगा नाम को। तो अभी तो उसका स्टॉक ही कम नहीं हो रहा, तो आगे की डिमांड कहां से करेगा? तो मेरा एक सवाल बनता है कि अगर उसके पास स्टॉक है, मान लीजिए कि पटना का डीलर जो है, जी उसको आपने सामान भेजा है, जी, इतना सामान है कि 2 महीना तक वो बेच सकता है उसको। जी। और अगर चीजें अगर ठीक भी हो गई तो जब तक वो खाली नहीं होगा तब तक तो आप तक लेगा नहीं वो। नहीं, उसमें क्या होता है, लोगों की रेंज कम होती रहती है, तो वो एक अपना स्टॉक स्टैंडर्ड उन्होंने बनाया हुआ है। अच्छा, उतना आता जाता रहता है, वो उतना ऑर्डर प्लेस करते रहते हैं। तो इस वजह से अभी मार्केट में डिमांड ही नहीं है, तो हम लोगों की खाली बैठने की नौबत है। हम लोग खाली बैठेंगे तो हमारी लेबर गांव की तरफ जाएगी। सबसे बड़ी समस्या हम लोगों को यही दिखाई दे रही है कि आगे आने वाले टाइम में अगर काम अच्छा भी होता है तो ये लेबर हमको दोबारा से जुटानी बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये एक बड़ी चुनौती है। दोबारा से लेबर इतनी आसानी से नहीं आने वाली है, क्योंकि अब लेबर भी बहुत ज्यादा भयभीत हो चुकी है, वो भी अपने गांव का रास्ता देख रहा है, यहाँ से पलायन हो रहा है लेबर। तो उन लोगों का फोन वगैरह नहीं आता है कि साहब अब आ जाएं कि नहीं आ जाएंगे, क्या है उनका गांव में क्या हाल है? उनको अपनी परेशानी है, जिसको जो पैसा जमा कराना है वो पेरेंट ब्रांच में जमा हो सकता है, वो यहाँ नहीं करा सकते। जिसको 2.5 लाख वो लोग फोन नहीं करते आपको? मतलब कोई बहुत जो पुराने लेबर हैं उन्होंने तो फोन किया होगा ना कि साहब नहीं, जो एक बार गांव चला गया ना वो जल्दी से इधर आसानी से नहीं आता है। हमें तो उनको बुलाना पड़ता है। आप ही को बुलाना पड़ता है, तो आप ही बुला लीजिएगा। सर हमारे पास हम लोग इसी वजह से भयभीत हैं। अगर एक बार लेबर पलायन कर गई तो उनको दोबारा से बुलाना और उनको जुटाना एक अपने आप में बहुत बड़ा समस्या है।
और ये इसकी कोई गारंटी नहीं कि इसके बाद से वो भिवंडी जाएंगे कि मुंबई जाएंगे, अहमदाबाद जाएंगे। सर जहाँ से निकल गए उनसे तो वो नाराज हैं कि आपके यहाँ से हम छोड़ गए, आपने हटा दिया। मजदूर के ऊपर एडवांस भी रहता है, एडवांस है वो पैसा। अच्छा वो अच्छा जो वो एडवांस लेके गए हैं, ये भी एक नुकसान है कि वो अगर नहीं आया तो पैसा चला गया। अभी मार्केट में स्थिति पोजीशन जो है सेल की भी सुधरने वाली दिखती नहीं है, क्योंकि हर आदमी अपनी पहले निजी जरूरतों को पूरा करेगा। जैसे हमारा धागा जो है जूते में लगता है, अब वो क्या करते, ये जो धागा बन रहा है ये वाला है, ये जूते की सिलाई में लगता है। अच्छा ये जूते की सिलाई में लगता है। अच्छा लाल रंग का कौन सा जूता होता है? लेडीजों की सैंडल। अच्छा वो लेडीजों हाँ जी। तो उसमें अब लेडीज देखे कि मेरे घर में भी एक जोड़ी है, पहले अपना घर का काम चला ले। का भरोसा नहीं है, वो हरे रंग का भी जूता पहन ले। हाँ। तो वो जब उसके पास में पैसा नहीं होगा तो अभी वो अपनी विलासिता की चीजों पे खर्च नहीं करेगी, बोली कि अभी मैं पुरानी सैंडल से काम चला लूंगी। अभी पैसा नहीं है, उसकी नौकरी छूट गई है, उसके हस्बैंड की नौकरी छूट गई है, पैसे का फ्लो नहीं है, तो कहाँ सुधरेगी? तो हम लोगों को सेल कहाँ से मिलेगी? हर आदमी सिर्फ ये देख रहा है कि जो मुझे खाना है सिर्फ मुझे उसके ऊपर तैयारी करनी है, ना मुझे कपड़ा खरीदना है, ना मुझे अपने घर में कोई फर्नीचर लाना है। तो इस वजह से पूरी मार्केट डंप हो चुकी है। जो पैसा वो अपने जरूरत पहले अपने से बात करके मुझे तो इतनी समस्याओं की, इतनी पहलुओं का के बारे में जानकारी मिली, मैं खुद भी हैरान हूँ कि कितना कुछ जानने के लिए। तो सर लेबर वाला पार्ट रहा और हम एक तपस्या भी कर रहे हैं 50 जिसकी लेबर की जेब में 4,000 रुपए, 3,000 रुपए, 5,000 रुपए। एक बोर्ड बनाना चाहिए कि आप लोगों ने कितने कितने लाख का नुकसान किया, तो वो भी देश को पता चले कि ये जो त्याग किया है त्याग है आपका। गाजियाबाद में नहीं है, सब जगह हर जगह करना चाहिए, वो पता चले। नहीं तो जिस तरह से राजनीति में अमीर अमीर करके टारगेट किया जा रहा है ना कि आप ही लोगों के पास है ब्लैक मनी, तो आई थिंक वो तो आप लोगों को बताना चाहिए कि आप लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि इतना घाटा सह के, बताइए कौन कहेगा अभी इतना घाटा सहना आसान थोड़ी है। इंडस्ट्री का बहुत बुरा हाल है। हम अपने आप को ये समझा रहे हैं में एक बहुत बड़ी समस्या बन गई, ये 50-60 दिन 70 दिन निकल जाएंगे, क्या इसके बाद ये सब ठीक होगा? करप्शन ठीक हो जाएगी? ये काले धन की जो उत्पत्ति होती है उसको रोक पाएंगे हम लोग क्या? उसके लिए हमारी एक बहुत बड़ा जिन विभागों से आप लोगों का पाला पड़ता है पूरे देश भर में, वो उनके सताने की जो कहानियां मैं सुनता हूं, मैं तो कभी नहीं इंडस्ट्री बिठाऊं। और हमने उसी समाज में जन्म लिया जी, उसी में इंडस्ट्री क्या करना, चलाना तो है। इतने सर्टिफिकेट लेने पड़ते हैं जी, इतना पैसा लगा के मजदूर को काम देके, और इतने सर्टिफिकेट लेने पड़ते हैं। आपको वो भरोसा नहीं है कि वो ठीक हो, तो क्या पता कि कुछ ठीक हो जाए, क्या पता। सर जीएसटी की जो चर्चा चल रही है, तो अभी तक जो 2 मीटिंग हुई है गाजियाबाद के इंडस्ट्री के साथ, जीएसटी काउंसिल, ट्रेड टैक्स के डिपार्टमेंट, ये पता लगा है कि साल में 60 रिटर्न जानी है, 61 रिटर्न इन ए ईयर। जो अभी हम क्वार्टरली, छोटा उद्योगपति 3 महीने में एक भेजता है और बड़ा उद्योगपति मंथली रिटर्न भेजता है, और वो 60 होने जा रही है। तो कौन सा उद्योगपति को रिलीफ मिल रहा है, क्या होगा? अभी तो यही सोच के परेशान है। 60 रिटर्न भरेगा एक आम उद्यमी, छोटा एमएसएमई का। तो इसके बारे में तो मुझे बिल्कुल ही नहीं पता है। अब मुझे लग रहा है कि कहीं बिजनेस स्कूल से ही पढ़ के आते, लेकिन वो बिजनेस स्कूल से पढ़ के आता तो मैं भी यही कहता कि पूरे आप लोग खुश हैं और समर्थन कर रहे हैं और स्वागत कर रहे हैं, जैसा कि अखबारों में छप रहा है। एक्चुअली फ्लोर पे चलाने में और अदरवाइज में बहुत अंतर है। भारत सरकार में एक मंत्रालय में नियम बनता है, रात 12 बजे लागू हो जाता है, किसी से न सलाह ली जाती है न पूछा जाता है। और आप जब सुबह उठ के देखते हैं हम लोग यहाँ चले गए हैं, हम सब आपस में ही सोचते हैं कि अपने वेंडर्स से कैसे टोटल आपके अपने खाते पर असर पड़ा है लंबे दौर का। आपको ये पता नहीं कि 50 दिन के बाद क्या होने वाला है, ठीक है। और अगर अच्छा भी होगा तो उसका असर आपको अगले 5 महीने तक इस घाटे को ही आप चुकाते रहेंगे, है ना। बिल्कुल। ये बाजार की अजीब प्रक्रिया है कि एक हफ्ते में बाजार ढप से बैठ जाता है और उसको उठने में 5-6 महीने का पता चलता है। ये वाले लॉसेस कहाँ जाएंगे सर? सर ये जो हमारा प्रॉफिट था वो तो नहीं कमाया, जो फिक्स खर्चे थे वो हमारे चले गए, वो अगले 2-3 महीने के। तो सबसे बड़ी चिंता की बात है कि जो लेबर की जो ट्रेनिंग दी आपने 8 साल 10 साल रह के, वो सबसे बड़ी समस्या, वो चली गई। और अगर वो समय पर एक साथ नहीं लौटी तो फिर आप वो किसी भी हालत में एक समय पर नहीं लौट पाए, नहीं लौट पाए। अगर नहीं निकालेंगे 2 महीने बाद तो हमारे लॉसेज और बढ़ते, क्योंकि उसके पास जब पैसा नहीं है तो वो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। इन्हीं 4-5 दिनों में कहीं भी जा सकता है अगर उसको काम मिला तो। और उसके गांव में खेती है, कुछ भी है, तो वहाँ पे उसको कम से कम खाने की चिंता नहीं है। और एक और इन लोगों की चिंता है कि जो एडवांस इन्होंने दिया है वो एडवांस भी ना आया तो वो भी इनके योगदान में, उसको घाटा कहना ठीक नहीं है, ईमानदारी के योगदान में, मतलब ब्लैक मनी के अगेंस्ट के योगदान में जोड़ा जाना चाहिए। तो अगर इन सब घाटों को भी जोड़ के देखा जाए, जैसे CMIE संस्था ने जो जोड़ा है कि 1,28,000 करोड़ का एक तरह से घाटा होगा, उसमें सब चीज जोड़ा है कि जैसे हम अपनी नौकरी छोड़ के अगर बैंक की लाइन में लगे हैं
तो उस दिन हमने वो कमाया नहीं। मान लीजिए कि मेरी कंपनी ने मुझे पैसे दे दिए, लेकिन बहुतों की जगह पर वो सैलरी कट जाती है, या अगर मजदूर है तो वो काम करने नहीं गया, तो उसको एक वो जो नुकसान है उसका एक अंदाजा लगाया कि 1,28,000 करोड़। लेकिन ये सब भी अगर जोड़ा जाए तो ये एक दिलचस्प बात है, जानना चाहिए कि इस अभियान के लिए कितने लोगों ने अपने पैसे से कितना योगदान दिया है। नहीं, और आप लोगों का भी नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। वो कहाँ लिखा जाएगा? नहीं, आप लोग खुद भी एक होर्डिंग लगा के लिख सकते हैं। मेरी अपनी स्वर्ण अक्षरों को तो समाज को बताना चाहिए, लिखा जाएगा इनकी इंक्वायरी। इस पूरे अभियान में आपकी छवियों पे भी बड़ा एक सवाल उठा है। MSME हिंदुस्तान में जो सेल्फ मेड लोग हैं उन्होंने डेवलप करी और अपने एफर्ट्स के साथ में ही उसको उठाया है ऊपर तक, जहां भी हम लोग पहुंचे हैं। उसको जब धक्का लगता है तो परेशानी होती है। कुछ ये इम्प्लीमेंटेशन में भी प्रॉब्लम आई है, जैसे खाली बैंकों के बाहर लाइन लग गई। अब गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इंश्योरेंस कंपनी में भी एक काउंटर खोल देनी चाहिए थी। MMTC में क्यों नहीं खोल दी, या किसी भी ऐसी बहुत सारी इन जगहों पे पैसे बांटने। लेकिन वो काउंटर तो तब खुलेगा ना कि जब पैसा हो, जब करेंसी होती तो काउंटर खोलने की जरूरत नहीं होती। करेंसी नहीं है, जब करेंसी नहीं है, करेंसी कम देनी है, सवाल यही है। ये तो सवाल है, ये करेंसी नहीं है या करेंसी कम देनी है, इस पे मैं गेस नहीं कर सकता, क्योंकि मैं खुद आप लोगों से ही सीख रहा हूं इसमें। और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि किस तरह से इस पे राजनीति हुई शुक्रवार को भी, और मायावती से लेकर राहुल गांधी, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और गुलाम नबी आजाद ने राज्यसभा में क्या कहा, किस तरह से तकरीरें हुई, वो भी देखिए। वो भी काफी दिलचस्प है, उनके तेवर, उनके अंदाज। लेकिन ब्रेक के बाद जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो लोकसभा में आकर डिस्कशन नहीं कर रहे। मेन इशू ये है, जैसे प्रधानमंत्री लोकसभा में आएंगे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। वो अंदर नहीं बैठना चाहते हैं। मुझे हम सबको, ऑपोजिशन के जो लोकसभा में लीडर्स हैं, हम सबको रोक रखा है, बोलने से रोक रखा है। बोलने दीजिए, क्यों घबराहट, क्या किस बात की? सब साफ हो जाएगा, हम बोलेंगे। प्रधानमंत्री की जो नॉलेज थी, उन्होंने किस किस को बताया, कैसे बताया, बंगाल के अपने संगठन के लोगों को बताया, आरबीआई में लोगों को बताया, बीजेपी के लोगों को, सब पता लग जाएगा। तो बाहर बोल रहे हैं, पॉप कॉन्सर्ट में बोल रहे हैं, पार्लियामेंट में आके बोल रहे हैं, हम भी बोलेंगे, वो भी बोलेंगे, सबको मजा आएगा। इससे बहुत बड़ा फैसला देख रहे हैं कि अगर थोड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन फैसला तो बहुत बड़ा है। नहीं, देखिए, हम सब लोकसभा के एमपीज हैं, प्रधानमंत्री भी लोकसभा के एमपीज हैं। हम अपनी बात रखेंगे, ऑपोजिशन के लोग अपनी बात रखेंगे, प्रधानमंत्री अपनी बात रखेंगे, डिस्कशन हो जाएगा, सब साफ हो जाएगा। राहुल जी वो करें कि 12 घंटा मिलता तो सब लोग वाह वाह मोदी कर रहे। नहीं, देखिए, ये मोदी जी पहले हंस रहे थे, आपने देखा, हंसी आ रही थी, फिर कितनी बार, 3-4 बार रोना आया है ना? हाउस में आइए, हाउस में आइए और फिर देखिए क्या होता है, कौन सा इमोशन दिखाई देगा आपको मोदी जी पे। इन दिनों भ्रष्टाचार, काला धन, उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई देश लड़ रहा है। देश का सामान्य नागरिक इस लड़ाई का सिपाही बना है। उसको लगता है कि 70 साल तक इसी कानून नियमों का दुरुपयोग करने वालों ने देश को भ्रष्टाचार में डुबो दिया, संविधान कानून का दुरुपयोग करके किया है। इस सरकार के इस निर्णय के संबंध में बहुत कम आलोचना हो रही है, लेकिन कुछ लोगों की आलोचना क्या है? आलोचना यह है कि सरकार ने पूरी तैयारी नहीं की। मैं समझता हूं कि मुद्दा यह नहीं है
कि सरकार ने पूरी तैयारी नहीं की। ऐसे लोगों की पीड़ा इस बात की है कि सरकार ने किसी को तैयारी करने का समय नहीं दिया। दुख इस बात का है, अगर उनको एक 72 घंटे भी तैयारी करने के लिए मिल जाते तो वाह वाह, मोदी जैसा कोई नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो उस पे माननीय प्रधानमंत्री जी को स्पीकिंग सदन से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने जिस तरह से आरोप लगाया है, प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से आरोप लगाया है कि अपोजिशन पार्टी मनी श्री मनोज में है। ये लिसन 1 सेकेंड पूरी लेट मी डू दिस। प्रधानमंत्री जी किस तरह से ये आरोप लगा सकते हैं?